इन हमने जो है नमूनिया शुरू किया था कल। नमूनिया की क्लासिफिकेशन जो है वो हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो है क्लिनिकल एनाटॉमिक और हिस्टोलॉजिक क्लासिफिकेशन जो है ये पढ़ी थी। आज इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम जो है आज क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसकी अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल सेटिंग। क्लिनिकल सेटिंग यानी एक क्लिनिकल क्लासिफिकेशन थी, फिर एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन थी, फिर हिस्टोलॉजिक क्लासिफिकेशन थी। 3 हो गई। चौथे नंबर पे जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द नमूनिया अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल सेटिंग। क्लिनिकल सेटिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब पेशेंट को नमूनिया हुआ उस वक्त पेशेंट कहाँ पर था, कौन सी क्लिनिकल सेटिंग में था। आया वो हॉस्पिटल में था, आया वो कम्युनिटी में था, यानी स्कूल में था, कॉलेज में था, मस्जिद में था, या वो वेंटिलेटर पर था, बीमार था, या वो बेहोश था, यानी कौन सी सिचुएशन में था। उस सिचुएशन के हिसाब से हमने फिर चौथी क्लासिफिकेशन की है नमूनिया की, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल सेटिंग क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमारे पास जो है जो नमूनिया है वो है डिफरेंट टाइप के। ठीक है, उसमें जो सबसे अहम है वो है आपके पास कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया नाम से जाहिर है कि इस बंद अगर किसी बंदे को नमूनिया हो जाए और वो बंदा कम्युनिटी के अंदर हो, यानी मिसाल के तौर पर वो स्कूल में हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हों कम्युनिटी के, वो कॉलेज में हो, वो बाजार में हो, वो मस्जिद में हो, या वो मिलिट्री बैरक्स में हो। फौज के जो वो होते हैं सेंटर्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह पे होते हैं, कम्युनिटी पूरी मौजूद होती है। तो वहाँ अगर किसी बंदे को नमूनिया हो जाए तो हम कहेंगे कि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है। अब जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है इसकी फिर हमारे पास दो सब टाइप्स हैं। ठीक, इसको एक जो है को हम कहते हैं टिपिकल नमूनिया। टिपिकल नमूनिया। और दूसरे को हम कहते हैं एटिपिकल नमूनिया। ये टिपिकल नमूनिया और एटिपिकल नमूनिया हम इनको क्यों कहते हैं, ये वाले टिपिकल और एटिपिकल है। ये जो हमने एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन में पढ़े थे कि जो लोबार नमूनिया है इसको टिपिकल नमूनिया कहते हैं, और जो लोब जो बाहर होता है उसको हम इंटरस्टिशियल नमूनिया या एटिपिकल नमूनिया कहते हैं। तो ये टिपिकल नमूनिया और एटिपिकल नमूनिया ये भी कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में आते हैं। तो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है इसमें एक टिपिकल नमूनिया और इसमें एक एटिपिकल नमूनिया। जो टिपिकल नमूनिया होते हैं ये, इनका दूसरा नाम क्या है? आल्सो नोन एज, कल हमने लोबार पढ़ा था, नमूनिया। दो बार। लोबार। लोबार नमूनिया भी इनको हम कहते हैं, और एटिपिकल नमूनिया को हम इंटरस्टिशियल नमूनिया भी कहते हैं। तो टिपिकल नमूनिया आर आल्सो कॉल्ड एज लोबार नमूनिया। ये हमने पढ़ा था। इसको हम जो है ये दो नमूनिया जो है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे कि कैसे बैक्टीरिया अंदर जाता है, कैसे इन्फ्लेमेशन होती है, कौन से स्टेजेस हैं। लेकिन एक दफा ये क्लासिफिकेशन पूरी हो जाए फिर हम इन दो नमूनिया को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि इसको टिपिकल नमूनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके पास टिपिकल नमूनिया वाले सिम्टम्स होते हैं। चेस्ट एक्सरे के ऊपर टिपिकल नमूनिया वाली पिक्चर आपको नजर आएगी, जबकि एटिपिकल नमूनिया की जो चेस्ट एक्सरे आप करवाओगे तो इनका चेस्ट
से इतना प्रोमिनेंट नहीं होता कि वो जो है पेशेंट की इलनेस के साथ कोरिलेट करे। ये दोनों कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की टाइप्स हैं। जो टिपिकल निमोनिया या लोबार निमोनिया है, मोस्टली ये कौन से लोब्स को और कौन से लंग्स को इफेक्ट करता है? राइट लंग और उसका लोअर लोब। राइट लंग का जो लोअर लोब है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसकी एनाटॉमिक पोजीशन इस तरह होती है कि वहाँ पे कोई भी चीज डायरेक्टली चली जाती है। तो राइट लंग के जो लोअर लोब्स हैं, मिसाल के तौर पर ये आपके पास राइट लंग है, इस राइट लंग के 3 लोब हैं, अपर, मिडल और लोअर। तो ये जो लोअर लोब है, राइट लंग का लोअर लोब, ये ज्यादातर टिपिकल नमूनिया या लोबार नमूनिया में जो है वो यहाँ पे होता है मोस्टली। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है टिपिकल नमूनिया या लोबार नमूनिया, ये आपके पास होता है सबसे मोस्ट कॉमन। और हाँ, एक और चीज, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नमूनिया। अब टिपिकल और एटिपिकल, इसमें जो टिपिकल नमूनिया है जिसको लोबार नमूनिया भी कहते हैं, इसमें राइट लंग का लोअर लोब ज्यादातर इफेक्ट होता है। कौन से बैक्टीरिया हैं जो टिपिकल नमूनिया करवाते हैं? तो जो सबसे मोस्ट कॉमन 95% केसेस में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। इसीलिए इस बैक्टीरिया को नाम भी इस तरह दिया गया है कि ये नमूनिया करवाता है 95% केसेस में। यानी अगर 100 लोगों को कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया हुआ है टिपिकल वाला, तो इसमें 95% चांस ये है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, इसकी वजह से हुआ है। इसके अलावा भी कुछ और बैक्टीरिया हैं जो करवा सकते हैं, जैसे एच इन्फ्लुएंजा। एच इन्फ्लुएंजा। तीसरा जो है वो लेजिनेला। चौथा जो है टेफ आरियस। पांचवा जो है वो मोरेक्जेला। मोरेक्जेला, ये डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं, ये टिपिकल नमूनिया करवा सकते हैं, लेकिन 95% केसेस में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस। समझ आइए इसकी। यस यस सर। सर। अच्छा, जो एटिपिकल नमूनिया है, अब हम एटिपिकल की तरफ आते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है ये नमूनिया। एटिपिकल नमूनिया को जो है इंटरस्टिशियल नमूनिया भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल मोस्टली जो है ये आ, कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है? ये एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, caused by atypical बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जिनको हम एटिपिकल बैक्टीरिया कहते हैं। इन एटिपिकल बैक्टीरिया की वजह से जो नमूनिया होता है उसको हम एटिपिकल नमूनिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एटिपिकल बैक्टीरिया? माइकोप्लाज्मा है, इसके अलावा जो है कॉक्सेली, कॉक्सेला बर्नेटी है, तीसरे नंबर पे क्लेमीडिया। ये एटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और इनकी वजह से जो है आपके पास एटिपिकल नमूनिया होता है। तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया की आपके पास टाइप हो गई। जब बंदे को नमूनिया हो और बंदा कम्युनिटी में,
तो यानी कम्युनिटी में उसे निमोनिया हो गया, बंदा स्कूल में था या कॉलेज में था या किसी कम्युनिटी के बाज़ार में था या मिलिट्री बैरक में था, जिसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। अब दूसरी टाइप जो क्लिनिकल सेटिंग्स में निमोनिया की आती हैं, वो आपके पास आती हैं एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन निमोनिया के नाम से ज़ाहिर है, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर खाने की चीज़ या पीने की चीज़ यानी जो स्टमक में जानी चाहिए, वो स्टमक में जाने की बजाय आपके लंग्स के अंदर चली गई है, तो हम कहेंगे इस बंदे ने ये चीज़ एस्पायरेट कर लिया है। पानी फेफड़ों में चला गया है, तो हम कहेंगे ये इसने वाटर एस्पायरेट कर दिया है। खाने की कोई चीज़ फेफड़ों में चली गई है, हम कहेंगे कि इसने खाने की चीज़ एस्पायरेट कर दी है। तो अगर खाने या पीने की कोई चीज़ जो कि मैदे में जानी चाहिए, स्टमक में जानी चाहिए, वो चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर चली जाए, तो वो वहाँ जाके इन्फ्लेमेशन करवाएगी, निमोनिया करवाएगी। इसको हम एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। यानी काज़्ड बाय एस्पायरेशन निमोनिया इज़ काज़्ड बाय एस्पायरेशन ऑफ फूड, लिक्विड और गैस्ट्रिक कंटेंट, यानी स्टमक के अंदर जो चीज़ गई हुई थी, वो स्टमक से निकल के दोबारा लंग्स में आ गई। गैस्ट्रिक कंटेंट यानी स्टमक के जो कंटेंट है, तो इसकी वजह से एस्पायरेशन निमोनिया होगा। अब ये कौन से लोगों में होता है एस्पायरेशन निमोनिया? ये होता है वो लोग, पीपल विद इम्पेयर्ड कफ रिफ्लेक्स, इम्पेयर्ड कफ रिफ्लेक्स एंड गैग रिफ्लेक्स। जिन लोगों के ये रिफ्लेक्स खराब हों, क्योंकि ये आपके ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये खाने की चीज़ या पीने की चीज़ को अगर ये खाने या पीने की चीज़ आपके लंग्स के अंदर जाती हैं, तो आपको कफ आता है। मैं कल आप लोगों को कफ रिफ्लेक्स समझाया है। उसकी वजह से ये चीज़ नीचे लंग्स में जाने की बजाय दोबारा ऊपर आ जाती है। लेकिन अगर किसी बंदे के कफ रिफ्लेक्स या गैग रिफ्लेक्स खराब हों, तो वो चीज़ फेफड़ों में चली जाएगी और वहाँ पे निमोनिया करवाएगी, जिसको हम एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। कौन से लोग हैं जिन लोगों में ये होता है? ये जो अल्कोहलिक्स होते हैं, मैं आप लोगों को समझाया था, बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं, और फिर जो शराब उनके स्टमक में गई हुई होती है, वो वहाँ से निकल के इनके लंग्स में चली जाती हैं। तो जो अल्कोहलिक्स हैं, इनमें एस्पायरेशन निमोनिया का रिस्क ज़्यादा होता है। ये इन लोगों को अक्सर होता है। इसके अलावा पाइलेप्टिक्स जो हैं, जिन लोगों को पाइलेप्सी होती है, अ, वो जो हैं झटके आते हैं उनके ऊपर, फिट्स होते हैं उन्हें, जिनको हम फिट्स कहते हैं, और उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि स्टमक की चीज़ें वो लोग एस्पायरेट कर लेंगे, वो उनके फेफड़ों में चली जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को स्ट्रोक यानी फालज हुआ हो, स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं, और एल्डरली जो पेशेंट हैं, यानी जो बूढ़े लोग हैं, एल्डरली जो लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता है तो कफ रिफ्लेक्स और गैग रिफ्लेक्स ये चीज़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं एज की वजह से, तो एक्सपायरेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ब्रेन अगर किसी को फालिज हो गया है, स्ट्रोक हो गया है, तो स्ट्रोक की वजह से उसका गैग रिफ्लेक्स सही काम नहीं करेगा, कफ रिफ्लेक्स सही काम नहीं करेगा, और अगर इस बंदे को कोई चीज़ खिलाई जाए तो वो स्टमक में जाने की बजाय लंग्स में चली जाएगी और एक्सपायरेशन निमोनिया हो जाएगा। ठीक है? अब ये कौन से ऑर्गेनिज़्म की वजह से होता है? हमें ये पता होना चाहिए ना, जिस तरह हमें इनका पता था कि एटिपिकल निमोनिया एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, और जो टिपिकल निमोनिया है, जिसको हम लोबार निमोनिया कहते हैं, वो 95% स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से होता है, लेकिन इन बाकी ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी हो सकता है। तो इसी तरह एस्पायरेशन निमोनिया जो है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? यानी काज्ड बाय
कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो मोस्टली जो है जो ऑर्गेनिज्म एस्पिरेशन नमूनिया करवाते हैं, वो आपके पास जो एंटेरिक फ्लोरा है, काज बाई एंटेरिक या गैस्ट्रिक फ्लोरा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब वो बैक्टीरिया जो नॉर्मली आपके स्टमक में के अंदर या आपके इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। देखें, लेट्स सपोज ये एसोफेगस है और ये स्टमक है, ठीक है। और बिल्कुल इसके साथ ये जो है यहाँ पे लैरिंक्स है, ये नीचे आके ट्रेकिया और फिर ब्रोंकाई और फिर लंग्स, ठीक है। अब बंदा अल्कोहलिक था, बहुत ज्यादा अल्कोहल पी और बेहोश हो गया, या बंदे को एपिलेप्टिक अटैक हुआ यानी झटके आए उसके ऊपर, और झटकों के बाद मिर्गी के झटकों के बाद वो बेहोश हो गया। तो स्टमक के अंदर जो चीजें हैं, बहुत ज्यादा चांस होता है कि ये इस तरह आके इसके लैरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया और फिर लंग्स में आ सकती है। इसको हम एस्पायरेशन कहते हैं। तो एस्पायरेशन निमोनिया में वो बैक्टीरिया मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं जो नॉर्मली आपके स्टमक के अंदर या आपके इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा चांस यही होता है कि ये इधर से निकल के खुराक के साथ लंग्स में आएंगे और इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। तो एंटेरिक या गैस्ट्रिक फ्लोरा में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पास, वो कौन है? वो है आपके पास क्लेप्सियला। ये जो बैक्टीरिया है क्लेप्सियला, अक्सर एस्पायरेशन निमोनिया जो है वो इस क्लेप्सियला की वजह से होता है। और ये जो क्लेप्सियला बैक्टीरिया है ये बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट इस वजह से भी हैं कि ये एब्सेस बनाता है। यानी अगर किसी बंदे के लंग्स के अंदर क्लेप्सियला बैक्टीरिया चला जाए और इस बंदे को यहाँ पे नमूनिया हो जाए, तो ये जो क्लेप्सियला बैक्टीरिया होता है इसका बहुत ज्यादा प्रोपेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा चांस होता है कि ये वहां जाके लंग्स के अंदर एब्सेस बना देगा। तो अगर वो क्वेश्चन आपको दे और कहे कि एक बंदा है उसको नमूनिया हो गया और नमूनिया के बाद उसके लंग के अंदर एब्सेस बन गए, तो क्लेप्सियला बैक्टीरिया आप नहीं भूलना कि ये एब्सेस बनाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, एस्पायरेशन नमूनिया। यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसी क्लेप्सियला बैक्टीरिया जो है इसके साथ रिलेटेड एक बात और भी है कि जो क्लेप्सियला बैक्टीरिया आपके लंग्स के अंदर जाता है, लेट्स सपोज ये एल्पिलाई है, यहाँ पे ये क्लेप्सियला बैक्टीरिया आ गया। तो ये जो क्लेप्सियला बैक्टीरिया है ये एक चीज है वो सिक्रीट करता है, और वो जो सिक्रीशन है वो बहुत ज्यादा थिक होती है और म्यूकोइड होती हैं और कैप्सूल की तरह होती हैं। सिक्रीशन रिलीज करता है, यानी जो क्लेप्सियला बैक्टीरिया है हम कहेंगे कि ये बैक्टीरिया इट प्रोड्यूसेस म्यूकोइड यानी म्यूकस की तरह कैप्सूलर सब्सटेंस। ये क्लेप्सियला बैक्टीरिया है और इसने ये थिक किस्म का म्यूकोइड किस्म का कैप्सूलर चीज रिलीज की। ये चीज जब आप कफ करते हो और वो कफ के साथ स्पूटम के साथ बाहर आती है, तो हम कहते हैं, क्योंकि ये जेली की तरह है, म्यूकस म्यूकोइड है, थिक है बिल्कुल जिस तरह जेल जेली जो होती है,
जेली को अगर आप देखो ना तो जेली थिक और म्यूकॉइड होती है। तो इस बंदे में जो स्पूटम आएगा वो क्या होगा? जेली की तरह का स्पूटम होगा, करंट जेली लाइक स्पूटम। तो अगर वो आपको ये हिंट दे कि एक बंदा है और उसको नमूनिया हो गया है और उसको जो स्पूटम आ रहा है वो जेली की तरह का स्पूटम है, तो आपको पता होना चाहिए कि जेली की तरह का स्पूटम क्लेप्सियला बैक्टीरिया बनाता है। ये क्लेप्सियला जब आपके लंग्स के अंदर जाता है तो वो थिक म्यूकोइड और कैप्सुलर सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो कि जेली की तरह होती हैं। ये जब आप स्पूटम में के साथ बाहर आती हैं तो जो स्पूटम होता है वो भी जेली की तरह होता है। तो करंट जेली लाइक स्पूटम क्लेप्सियला में होता है। क्लेप्सियला के साथ ये दो चीजें याद रखनी, ये एब्सेसिस बनाता है लंग्स में, और ये करंट जेली लाइक स्पूटम जो है वो इस क्लेप्सियला बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, तीसरा जो आपके पास नमूनिया है वो है फीटल एक्वायर्ड नमूनिया। नाम से जाहिर है कि ये बंदा जब कोई इन्फेक्शन हुआ तो ये कहाँ से हुआ? हॉस्पिटल से हुआ ना, यानी ये बंदा हॉस्पिटल में था। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि पेशेंट जो है वो नमूनिया इन ए पेशेंट which was hospitalized, यानी उसको किसी और मसले की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था फॉर एटलीस्ट 48 आवर, यानी कम से कम अगर एक पेशेंट है वो 48 घंटे यानी 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट था और फिर डिस्चार्ज होकर घर चला गया, और घर जब गया तो उसको नमूनिया हो गया, तो हम कहेंगे कि ये नमूनिया उसको हॉस्पिटल में हुआ है, यानी ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया को जो है नोजोकोमल नमूनिया भी कहते हैं, आल्सो नोन एज नोजोकोमियल नमूनिया। ठीक है, अब हॉस्पिटल के अंदर जो 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 जरासीम होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ हो चुकी होती हैं। इसलिए जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया होता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है टू ट्रीट, क्योंकि ये जरासीम अस्पताल से आया है और अस्पताल में इसमें काफ़ी सारी एंटीबायोटिक जो हैं उसके खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप की हुई होती हैं। तो ये आपने कहना है कि काज्ड बाई रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया जिनके ऊपर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंट डेवलप की होती हैं। अब ये कौन से हैं आपके पास? कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये आपके पास क्लेब्सियला होता है, क्लेब्सियला। दूसरा जो है आपके पास सूडोमोनास बैक्टीरिया, सूडोमोनास। तीसरा जो है आपके पास इकोलाई, ये एक बैक्टीरिया है। चौथा जो है स्टेफारियस। तो स्टेफारियस कौन से वाला स्टेफारियस? मरसा। मरसा का मतलब है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफारियस, यानी ये ऐसा स्टेफारियस है जिसके ऊपर मेथिसिलिन यानी मेथिसिलिन पेनिसिलिन की एक टाइप है जो कि एंटीबायोटिक है, जिसके ऊपर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक काम नहीं करता। तो ये जो बैक्टीरिया है क्लेब्सियला, ऐसा क्लेब्सियला होता है जिसके ऊपर अक्सर एंटीबायोटिक है वो काम नहीं करती, इसने रेजिस्टेंट डेवलप की होती है। इस तरह सुडोमोनास, कोलाई और स्टेफारियस, ये बैक्टीरिया अस्पताल में मोस्टली हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। और अगर हॉस्पिटल में किसी बंदे को नमूनिया हो जाए, यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया जिसको नोसोकोमियल नमूनिया भी कहते हैं, इसमें मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर हो गया?
यस सर। चौथी चौथा जो है, अगर मरीज वेंटिलेटर पे हो, यानी सर ये वेंटिलेटर, नेजोकोमियल निमोनिया क्यों कहलाता है सर? आल्सो नोन एज बस नेजोकोमियल। इस जो प्रॉब्लम आपको हॉस्पिटल में हो जाए तो उसको हम नोज़ोकोमियल कहते हैं। तो ये नमूनिया चूंकि हॉस्पिटल में हुआ है इसलिए ये नोज़ोकोमियल नमूनिया कहलाता है। ठीक है। जी सर। वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया ये उन लोगों में होता है जो वेंटिलेटर पे होते हैं। जो लोग, देखो, आप खुद सांस लेते हो और आप खुद ऑक्सीजन मेंटेन करते हो, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल है। जो लोग इतने बीमार होते हैं कि वो खुद सही तरीके से सांस नहीं ले सकते और ऑक्सीजन जो है वो उनके ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उन लोगों को वेंटिलेटर लगाया जाता है। वेंटिलेटर में बेसिकली होता क्या है, लेट्स सपोज ये वेंटिलेटर की मशीन है, ये यहाँ से ट्यूब आई हुई होती है और ये ट्यूब जो है इंसान के मुंह के अंदर से डाल के और उसको लैरिंक्स के जरिए से डाल के उसके लंग्स के अंदर तक, इसके लंग में, तो लंग्स तक ये ट्यूब जो है ये गई हुई होती है। ठीक है। तो अब अगर इस वेंटिलेटर मशीन के जो ट्यूब हैं ये सही तरीके से साफ नहीं किए गए और इनके अंदर कोई बैक्टीरिया मौजूद था, जब आप ये ट्यूब इस मरीज को लगाओगे और यहाँ से ईयर जो है वो इस बंदे के लंग्स में जाएगी, तो इस वेंटिलेटर के ट्यूब्स के अंदर जो बैक्टीरिया हैं ये भी इसके लंग्स में जाएंगे और ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन यानी नमूनिया करवाएंगे। तो ऐसे नमूनिया को हम कहेंगे वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया यानी वैप। ये क्या है? कैप, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, फीटल एक्वायर्ड नमूनिया, हैप, और वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया वैप। ये हो गया। इसके अलावा सर इसको अ, जरा रिवाइज करें, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, मेरा नेट खराब था। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं, जो इतने सिक होते हैं कि वो खुद सांस नहीं ले सकते, तो उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन दी जाती है, उनको वेंटिलेटर मशीन के साथ अटैच किया जाता है। अब वेंटिलेटर मशीन में ट्यूब जो है वो इंसान के मुंह के अंदर डाली जाती हैं और वो इधर लैरिंक्स और यहाँ तक आती है। तो ये मशीन जो है वो फिर इसके फेफड़ों तक सांस लेके भी आता है और यहाँ से वापस भी निकालता है, यानी इसके जरिए से इसकी सांस चल रही होती है। तो अब अगर इस वेंटिलेटर के जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया हो, इसको सही तरीके से सैनिटाइज ना किया गया हो और ये इस मरीज को लगा दिया जाए, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया थे इस ट्यूब के अंदर ये इसके लंग्स में चले जाएंगे और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन यानी नमूनिया करवाएंगे। इसको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है एस्प्लेनिक नमूनिया। एस्प्लेनिक नमूनिया ये वो लोग हैं कि जिन लोगों का स्प्लीन नहीं होता। ठीक है। पीपल विद नमूनिया इन इन पीपल विद एब्सेंट आर नॉन फंक्शनल स्प्लीन, या तो स्प्लीन एब्सेंट हो, निकाल दिया गया हो, ऑपरेशन करके निकाल दिया गया हो, या खुद नेक्रोटाइज हो गया हो, खुद खत्म हो गया हो, या हो सही लेकिन नॉन फंक्शनल हो। तो ऐसे लोगों में नमूनिया क्यों होता है, ये सोचने और समझने वाली बात है। ये देखें, लेट्स सपोज आपके पास है ये हजरत इंसान, ठीक है, ये इसका, अब ये स्प्लीन, ठीक है, ये स्प्लीन है। तो स्प्लीन के अंदर से जो है ब्लड गुजरता है। अब इस ब्लड के अंदर अगर कैप्सुलर बैक्टीरिया मौजूद हो, यानी बैक्टीरिया की एक किस्म ऐसी है
ये जो एनकैप्सुलेटेड होती हैं, यानी उनके इर्द-गिर्द कैप्सूल मौजूद होता है। तौर पर ये बैक्टीरिया है और इसके इर्द-गिर्द एक कैप्सूल मौजूद होता है, इसको हम एनकैप्सुलेटेड या कैप्सुलर बैक्टीरिया कहते हैं। अगर किसी भी वजह से आपके ब्लड के अंदर ये एनकैप्सुलेटेड या जिसको हम कैप्सुलर कहते हैं, ये बैक्टीरिया आ जाए, तो ये ब्लड जब स्प्लीन से गुजरेगा तो स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन आपके ब्लड से इस बैक्टीरिया को निकाल देता है। मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये स्प्लीन है और ये इस तरह यहाँ से ब्लड गुजरता है, ठीक है। अब अगर इस ब्लड के अंदर एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मौजूद हो, ये एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है, ये मौजूद हो, तो ये ब्लड जब स्प्लीन में से गुजरेगा तो स्प्लीन के अंदर यहाँ पे मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। वो मैक्रोफेज क्या करेंगे? लेट्स सपोज ये ब्लड जब यहाँ पे आएगा और इस ब्लड के अंदर ये एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, तो ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? इस एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी ब्लड में से इसको निकाल देते हैं। तो जब ब्लड आपका स्प्लीन से गुजर के जाता है तो इसके अंदर एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया नहीं होता, स्प्लीन ने इसको फिल्टर कर दिया। अगर किसी बंदे का स्प्लीन ना हो और इसके बंदे के ब्लड के अंदर एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आ जाए, तो ये यहाँ से गुजर कर इसके लंग्स में जाएगा और लंग्स के अंदर जाके ये नमूनिया करवा सकता है। हम कहेंगे इस बंदे को एस्प्लेनिक नमूनिया हुआ, ठीक है। इसमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं काज्ड भाई? एनकैप्सुलेटेड, यानी जिनके ऊपर कैप्सूल होती है, तो एनकैप्सुलेटेड पैथोजन या एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब एनकैप्सुलेटेड पैथोजन आपके पास कौन है? ये वाला स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, ये एनकैप्सुलेटेड है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई, ये बैक्टीरिया है। दूसरा जो आपके पास एनकैप्सुलेटेड है वो है क्लेब्सिएला, इसके ऊपर भी कैप्सूल होती है। तीसरा आपके पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है, आई थिंक ये भी एनकैप्सुलेटेड है। तो अगर किसी भी वजह से ये एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आपके ब्लड में आ गए और आपके जिस्म के अंदर स्प्लीन ना हुआ, यानी आपके अंदर स्प्लीन ना हुआ, ए स्प्लीनिक, ए मीन नो स्प्लीनिक इन स्प्लीन, अगर आपके जिस्म में स्प्लीन ना हुआ तो ये स्प्लीन जो है, स्प्लीन ने इनको फिल्टर करना था, मैंने समझा दिया है। अगर स्प्लीन नहीं होगा तो ये ब्लड से फिल्टर आउट नहीं होंगे और ये ब्लड के अंदर जाएंगे, लंग्स में जाएंगे और नमूनिया करवाएंगे। हम इसको ए स्प्लेनिक नमूनिया कहते हैं। ये कौन से लोगों में होता है? स्प्लीन कौन से लोगों का नहीं होता? वो लोग जिनको डिजीजेस हों, जैसे मिसाल के तौर पर ईज, पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया। जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उन लोगों का स्प्लीन खराब होता है, उनका स्प्लीन नहीं होता। या आर, वो लोग जिनका ट्रामा की वजह से एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट की वजह से स्प्लीन उनका डैमेज हो गया, तो डॉक्टर ने स्प्लीन जो है वो सर्जरी के जरिए फिर रिमूव कर दिया। या किसी बंदे को आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्परा, एक बीमारी है जिसमें ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, ये ब्लड जब स्प्लीन से गुजरता है और इस ब्लड के अंदर जो नॉर्मली प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट मौजूद होते हैं, तो स्प्लीन बिला वजह, मतलब स्प्लीन जो है वो इन प्लेटलेट्स को खाता है तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट कम हो जाते हैं, यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। तो इसका भी आखिरी हल यही है कि आप स्प्लीन रिमूव कर दो। तो स्प्लीन रिमूव हो जाएगा तो फिर थ्रोम्बोसाइट का जो मिकदार है, प्लेटलेट का जो लेवल है, ये नॉर्मल हो जाएगा, यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं होगा। बहरहाल
किसी भी वजह से सिकल सेल एनीमिया की वजह से या आईटीपी की डिजीज की वजह से या किसी ट्रामा एक्सीडेंट की वजह से अगर किसी बंदे का स्प्लीन नहीं है तो इन लोगों में एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। एस्प्लेनिक निमोनिया कहते हैं। इसलिए जो लोग एस्प्लेनिक होते हैं यानी जिनका स्प्लीन नहीं होता उनको वैक्सीनेट किया जाता है, उनको वैक्सीन लगाई जाती है एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ जो वैक्सीन काम करते हैं। ठीक है, तो इनकी वैक्सीनेशन यानी एस्प्लेनिक पेशेंट must be vaccinated must be vaccinated against encapsulated pathogen यानी encapsulated bacteria। क्योंकि अगर आप स्प्लीन इस बंदे का नहीं है तो बहुत ज़्यादा खतरा है कि एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इसमें नमूनिया करवा देंगे और बार बार नमूनिया करवाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इस बंदे को एनकैप्सुलेटेड पैथोजन के खिलाफ वैक्सीन लगा दो। वैक्सीन इसको लग जाएगी तो इसको इन बैक्टीरिया के यानी एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के इन्फेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, छठी और आखिरी जो हमारे पास टाइप हैं वो हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, यानी वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, कम्प्रोमाइज्ड हो चुका होता है, वीक हो चुका होता है। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, मोस्टली इनमें जो नमूनिया होता है उनको किन किन की वजह से होता है, खास मोस्टली बाई फंजाई, यानी बैक्टीरिया इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में, बल्कि फंजाई जो है, फंगस, वो इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पर न्यूमोसिस्टिक जेरोवेक, ये एक फंजाई है, ये नमूनिया करवाता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में। मिसाल के तौर पर जो ईजी, जो HIV के पेशेंट होते हैं, HIV पेशेंट, इनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, या और भी कई सारी बीमारियां हैं जिनमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। किसी भी वजह से अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो बंदा, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड बंदे में मोस्टली फंजाई जो है वो नमूनिया करवाते हैं। कौन से फंजाई? जैसे न्यूमोसिस्टिक जेरोवेकी हो गया, जैसे एस्परजिलस हो गया, एस्परजिलस ये भी एक फंजाई है। जैसे कैंडिडा हो गया, सर कैंडिडा ये एक मिनट है। फंजाई है। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम एवियम, ये बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया करवाएगा तो कौन सा बैक्टीरिया करवाता है? माइकोबैक्टीरियम एवियम। तो ये जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों में ये लोग नमूनिया करवाते हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी जो अल्लाह के फजल करम से क्लियर खत्म हो गई। इसकी समझ आप लोगों को आई है? यस सर। यस सर। चलें इसको आगे कंटिन्यू करें या काफी है आज के लिए? सर काफी है। काफी है टॉपिक तो ड्राई है सर। सर हाँ? भेज दीजिए। सर काफी है सर, काफी है टॉपिक सर। थोड़ा ड्राई है सर। चलिए काफी है इंशाल्लाह सर। कल हम इसको नमूने को हम कल इंशाल्लाह खत्म करेंगे। इसकी ट्रीटमेंट और एक्सरे और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक्सरे पे आपको कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को नमूनिया है, टेस्ट आपने कौन से करवाने हैं, फिर इसकी ट्रीटमेंट